नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, जियो पॉलिटिक्स में अजीब अजीब तरह की घटना हो रही है। हर दिन कोई नई चाल सामने आती है और जिसे आपको जानना बेहद जरूरी है। सबसे जो ताजा जो डेवलपमेंट है उसके बारे में थोड़ी चर्चा करके असल मुद्दे पर आएंगे। यूरोपियन यूनियन के एक देश फ्रांस ने और उनके बल्कि फॉरेन मिनिस्टर ने और फाइनेंस मिनिस्टर ने उन्होंने कहा कि ये 10% का टैक्टिक्स ठीक नहीं चलेगा और आपको ही नुकसान होगा। आपने हमारे ऊपर तो ठोक दिया है, जो मतलब 1 फरवरी से है, और अगर इस पर भी बात नहीं बनी और ग्रीनलैंड के मुद्दे पे यूरोपियन यूनियन के देश ने विरोध किया अमेरिका का, तो 1 जून को 25% कर देंगे। 1 फरवरी को वो 10% करेंगे और 1 जून को वो 25% टैरिफ कर देंगे। अब इस पर प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई। कहा कि ये सब बातें ठीक नहीं है और इससे नुकसान अमेरिका को भी होगा। ये इन्होंने थोड़ा-सा मिला-मुला करके कि नहीं-नहीं कोई बात नहीं है, आप अगर हमारे ऊपर ठोकेंगे, हमारा नुकसान करने की कोशिश करेंगे तो आपका भी नुकसान होगा। ये प्रतिक्रिया सधे हुए अंदाज में दिया है और ये भी कह दिया है कि ग्रीनलैंड और डेनमार्क के ऊपर नॉन नेगोशिएबल हैं हम लोग। मतलब कौन? पूरा यूरोपियन यूनियन। खास तौर से जर्मनी, फ्रांस, इटली, डेनमार्क तो है ही है, स्वीडन भी। ये सारे लोग नॉन निगोशिएबल एटीट्यूड बना करके कहा कि ग्रीनलैंड और डेनमार्क के ऊपर हम आपसे कोई समझौता नहीं कर सकते हैं और ये अप्रोच आपका गलत है। लेकिन ये एक एक समझिए आप, एक ये झिड़की है। इस झिड़की को अमेरिका कुछ लगाता नहीं है। मतलब अमेरिका इसको तवज्जो नहीं देता है। अमेरिका ने इसके पहले जब मैक्रोन ने कहा था कि ये बात ठीक नहीं है कि ग्रीनलैंड डेनमार्क पर जो आप कर रहे हैं वो गलत है और जो वेनेजुएला पर आपने किया वो गलत है, और अब आप कह रहे हैं कि मैक्सिको पे, क्यूबा पे, कोलंबिया पे, सब पे कहते जा रहे हैं, तो ये बात गलत है। तो मैक्रोन को ट्रंप साहब ने फटकारा और कहा कि शांति बनाए रखो, नहीं तो 10% का टैरिफ लगा देंगे। और आखिर में उन्होंने कर दिया। हालांकि मैक्रोन ने अपना स्टेटमेंट एक प्रकार से छुपा लिया, चुप हो गए, लेकिन यूरोपियन यूनियन के अन्य देशों ने कहा कि नहीं, इस मुद्दे पर हमारी चुप्पी ठीक नहीं होगी और उन्होंने धीरे धीरे जुबान खोलना शुरू किया। और जब खोला तो कहा कि ग्रीनलैंड और डेनमार्क पर हम कोई बात नहीं सुनेंगे। असर ये हुआ कि अमेरिका ने 10% के टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी। उसकी तारीख भी बता दी कि 1 फरवरी से हम आपके ऊपर टैरिफ लगा रहे हैं और 1 जून से 25% लगाएंगे अगर आपका यही रवैया रहा तो। दूसरा डेवलपमेंट एक बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों, ईरान का। और तीसरा एक और डेवलपमेंट है, चाइना ने बड़ा खेल कर दिया ट्रंप के साथ। ट्रंप को इसका अनुमान भी नहीं होगा कि चाइना इतना बड़ा खेल कर देगा, बल्कि चाइना से भी ज्यादा खेल अगर किसी ने किया तो उसका इमीडिएट पड़ोसी ने किया, और वो पड़ोसी है कनाडा। कनाडा अभी सशंकित है। कनाडा बहुत विचलित है। कनाडा को लग रहा है कि ट्रंप का अगला निशाना और कोई तो बाद में होगा। ईरान में तो वो रिजीम परिवर्तन करना चाहते हैं, पपेट सरकार बनाना चाहते हैं, अपना समर्थक बनाना चाहते हैं। हमें तो वो 52वां 53वां स्टेट बनाना चाहते हैं। और ये बात कब कहा था? इलेक्शन कैंपेन में कहा था कि कनाडा को अमेरिका का 52वां 53वां स्टेट हम बना के छोड़ेंगे। उनकी नजर कनाडा पर है। सीधा कह रहा है कि कनाडा को हम ले लेंगे, मना अपने साथ ले लेंगे, मिला लेंगे, अमेरिका का हिस्सा होगा कनाडा। इसको लेकर के जस्टिन ट्रूडो ने इनके सामने सरेंडर किया हुआ था। उस वक्त बाइडेन की सरकार थी। जब भी मैं आपको बात करता हूं तो आपको यह लग रहा होगा कि ये डोनाल्ड ट्रंप का फैसला है। डोनाल्ड ट्रंप तो एक पपेट है। बुलाया जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप को, और बुलवा कौन रहा है? तो डीप स्टेट बुलवा रहा है। डीप स्टेट उस वक्त नियंत्रण कर रहा था, तो उसके इशारे पर, डीप स्टेट के इशारे पर जस्टिन ट्रूडो नाच रहा था। तो कहा कि तुम चाइना के ऊपर टैरिफ लगा दो 100%। वो ईवी का कारोबार तुम्हारे यहां करना चाहता है, टैरिफ लगाओ। 100% का टैरिफ लगा दिया चाइना के ऊपर कनाडा ने, और कहा कि हम आपके साथ जो भी व्यापार करेंगे, आप गलत कर रहे हैं, आपका अप्रोच साम्राज्यवादी है। ये कौन कह रहा है? अमेरिका कह रहा है। बाइडेन के इशारे पर ये जस्टिन ट्रूडो नाचता था और उसने चाइना के साथ रिश्ते खराब किए। अब उल्टा हुआ। बाइडेन तो गए,
डीप स्टेट लेकिन बरकरार है। डीप स्टेट आया और डीप स्टेट नए रूप में आया, डोनाल्ड ट्रंप के रूप में। इस बार मुखौटा डोनाल्ड ट्रंप है। तो डीप स्टेट ने डोनाल्ड ट्रंप को कहा कि साहब ये बयान देना शुरू करो कि हम कनाडा को अपने साथ मिला लेंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप तो डीप स्टेट एक कदम कहता है, डोनाल्ड ट्रंप नाचने लगता है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, वहां के जेफरी साच जो इतने बड़े फिलोसोफर हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस के जानकार हैं, प्रोफेसर जेफरी साच कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप तो डीप स्टेट के इशारे पर नाच रहा है। बाइडेन और ओबामा तो उनकी बात को सुनते थे, अनसुना करते थे, थोड़ा वक्त लगाते थे उनकी बात को फॉलो करने में, लेकिन डीप स्टेट की बात को डोनाल्ड ट्रंप वक्त नहीं लगाते हैं, बल्कि 4 कदम आगे चल करके नाचना शुरू कर देते हैं। वरना इस तरह का मूर्खतापूर्ण बयान देना, और इसके पहले उन्होंने शुरू किया नाटक कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मागा मूवमेंट लेके चले आए। अब उस वक्त लोगों को समझ में नहीं आ रही थी कि ये मागा मूवमेंट है क्या। अब लोगों को समझ में आ रही है कि ये जो ब्रिटिश क्लान है यूएस में, जो स्पेनिश क्लान है और फ्रांसीसी क्लान है, इनका इंपीरियलिज्म का भूत अभी गया नहीं है और इनको लगता है कि सबसे ताकतवर हम हैं। तो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का मतलब ये था कि उस वक्त तो ग्रेट ब्रिटेन था, अब ये ग्रेट ब्रिटेन क्लान वही है। अब ये ग्रेट ब्रिटेन बदल करके मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा चला रहा है और ये कब्जा करता जा रहा है लुटेरों के रूप में। अभी वेनेजुएला को कब्जे में किया, अब ये क्यूबा। क्यूबा इनको लगातार पिछले 60 वर्षों से इनके नाक में दम कर रखा है। इनकी औकात नहीं हुई फिडेल कास्ट्रो से लड़ाई को आगे बढ़ाने की। फिडेल कास्ट्रो ने इनको इनकी औकात दिखा दी थी। अब क्यूबा को कह रहा है, फिर मैक्सिको को कह रहा है, फिर कोलंबिया को कह रहा है। ये लगातार अपना दुस्साहस बढ़ाते जा रहा है। लेकिन अब डेवलपमेंट क्या क्या हुआ? 2-3 महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है। पहला डेवलपमेंट यह है कि कनाडा के नए प्रधानमंत्री ने कहा कि हम चाइना के साथ रिश्ते को ठीक करेंगे। मार्क कार्नी अभी चाइना की यात्रा पर है और 17 से 21 तारीख तक वो यात्रा पर रहेंगे। पहुंच गए हैं चाइना। चाइना में उन्होंने मुलाकात की जिनपिंग साहब से और झाओ लीजो साहब से। झाओ लीजो कौन है? जो चाइनीज पार्टी है उसकी स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन हैं और आफ्टर जिनपिंग मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एंड पावरफुल पर्सन है। मतलब ये दिखा रहा है कि कनाडा सिर्फ व्यापारिक समझौते के लिए चाइना के पास नहीं गया है, बल्कि चाइना के दरवाजे पर कनाडा गया और कहा कि जिनपिंग साहब मेरी रक्षा कीजिए इस पागल, इस लुटेरे डोनाल्ड ट्रंप से। इन्हीं अमेरिका के कहने पर उस वक्त कनाडा का मतलब होता था अमेरिका, मतलब अमेरिका जो कहता था कनाडा वही कहता था और जस्टिन ट्रूडो वैसा कर भी रहा था। लेकिन इस बार जो नए प्रधानमंत्री आए हैं, इन्होंने पूरा सिचुएशन बदल दिया जियोपॉलिटिक्स का मित्रों, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। 2017 के बाद पहले प्रधानमंत्री है, ऑलमोस्ट 10 इयर्स हो रहा है जब ये चाइना की यात्रा कर रहे हैं। इसकी कल्पना कनाडा के लोग भी नहीं कर रहे होंगे और पूरी दुनिया तो कर भी नहीं रही होगी। पूरी दुनिया की डिप्लोमेसी शायद ही इस बात के बारे में सोच भी रही होगी कि कनाडा ऐसा रुख ले सकता है, कनाडा ऐसा ऐसा स्टेप उठा सकता है, क्योंकि नेबरिंग स्टेट उनका अमेरिका है। किलोमीटर्स उनके अमेरिका से लगते हैं, जो बॉर्डर एरिया है। रोड से आप आ जा सकते हैं, तो उसमें कोई सी भी नहीं पास करना है, ना ही कोई नदी क्रॉस करना है। सड़क मार्ग से आप कनाडा जाते हैं और कनाडा से अमेरिका आते हैं। ऐसे नेबर के इशारे पर चलने की बजाय कनाडा ने रिस्क ले लिया और बैठ गया चाइना की गोद में। खाली गोद में बैठा नहीं, जो 100% टैरिफ लगाया हुआ था उसको रिमूव किया और BYD आप जो जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की बहुत बड़ी कंपनी है, उसको अपने यहां आमंत्रित कर दिया। अब जो टेस्ला की इलेक्ट्रिक कंपनी काम कर रही थी कनाडा में, और इतना ही नहीं 65% व्यापार कनाडा का टोटल जो व्यापार होता है, जो ट्रेड होता है, उसका 65% तो अमेरिका पर है, अमेरिका से होता है हर चीज। अब आप कल्पना कीजिए, जिसके ऊपर की पूरा देश डिपेंडेंट है, उसकी फिलॉसफी से दूर जाते हुए कनाडा ने खुद को
सेकंड वर्ल्ड पावर जो है, अब आप माने न माने, ऐसे लोग कहते हैं कि वर्ल्ड तो यूनिपोलर हो गया है और सेकंड पोजीशन पर कौन है ये पता नहीं, क्योंकि G7 का अलग देश है। अब G7 में तो वही फ्रांस, वही जर्मनी, वही जापान, वही ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका है, इंग्लैंड है। तो G7 में तो वही है। और आफ्टर G7 क्या चाइना की बारी आती है, फिर रसिया की बारी आती है? नहीं, वर्ल्ड ऑर्डर में सीधे देखिए कि जो जो डिफेंस का जो पावर है, जो इकोनॉमी का पावर है और फिर नैरेटिव का जो पावर है, इस दोनों में चाइना अमेरिका को टक्कर देता है, रसिया भी टक्कर देता है। लेकिन बाकी चीजों में चाइना रसिया से बहुत आगे निकल जाता है और इसलिए चाइना जो सेकंड सुपर पावर है, आप कह सकते हैं कि रसिया और चाइना लगभग बराबर है, लेकिन टू सम एक्सटेंट चाइनीज आर फार फार अहेड देन रसिया। तो कनाडा ने पावर शिफ्ट कर दिया और सीधा रस चाइना के गोद में जाकर के बैठ गया, दरवाजे खटखटा दिया। और चाइना में कनेडियन प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी का जो वेलकम हुआ है, अभूतपूर्व हुआ है। ये पावर शिफ्ट कर रहा है। अब डोनाल्ड ट्रंप को लग रहा है अब क्या करेंगे? अभी तक तो हम ग्रीनलैंड और डेनमार्क की बात कर रहे थे साहब, कि चाइनीज ग्रीनलैंड पे कब्जा कर लेगा, रशियन ग्रीनलैंड पे कब्जा कर लेगा। अब तो हमारा जो इमीडिएट पड़ोसी है, ग्रीनलैंड तो ऊपर, कनाडा के ऊपर जाएंगे तब ग्रीनलैंड आएगा, तब जाकर के डेनमार्क आएगा, उसके पहले कनाडा है। ये तो कनाडा चाइना के हाथ में जाकर के बैठ गया, इसने अपना पूरा बाजार खोल दिया है चाइनीज हाथ में। ये क्या तरीका हुआ? अब चेक डल गया है डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर, शहमाज जिसको कहते हैं ना, तो शह चल दिया है कनाडा ने। और पहली बार ऐसा लग रहा है कि ट्रूडो ने जो गोद में बिठाया था अमेरिका के कनाडा को, उस गोद से बाहर निकल के कनाडा चाइना के गोद में चला गया। तो इमीडिएट पड़ोसी ने पावर शिफ्ट कर दिया। नंबर 1 डेवलपमेंट, जहां से इनको चेक एंड बैलेंस अब मिलना शुरू हो गया, चेकमेट हो गया है। और नंबर 2, ये चले थे ईरान पर आज रात, कल रात, परसों रात हमला कर देंगे। ईरान ने धमकी दे दी सऊदी अरब को और यूनाइटेड अरब अमीरात को और कहा कि तुम्हारा तेल का खजाना हमारे निशाने पर है। तो यह गलत फहमी ने रखना, वरना अपने आका को कहो कि हमसे लड़ाई मोल ना ले। 12,000 से अधिक मौतें हो चुकी हैं ईरान में, जबरदस्त प्रोटेस्ट वहां चल रहा है और रोज ये कह रहा है कि हम मिलिट्री इंटरवेंशन करेंगे। अपना इन्होंने लिंकन जो युद्धपोत था, उनको उन्होंने ईरान की तरफ बढ़ा भी दिया था, लेकिन बीच रास्ते से उनको लौटना पड़ा युद्धपोत को। और फिर अभी शांति बहाल हो गई। अभी 2 दिन पहले, 3 दिन पहले एयर स्पेस क्लोज कर दिया गया था ईरान का, कि पता नहीं क्या हो सकता है। जो नॉर्मल फ्लाइट्स चल रहे थे, जो पैसेंजर फ्लाइट्स थे, वो ईरानियन एयर स्पेस के माध्यम से नहीं जा रहे थे। उनको बहुत हैवी कॉस्ट पे करना पड़ रहा था, क्योंकि जब आप एक रूट पे जाते हैं, जब आप रूट डाइवर्ट करते हैं, तो आपका कॉस्ट बढ़ जाता है, फेल कॉस्ट भी बढ़ता है और फिर टाइमिंग वाइमिंग सबका अगर आप आकलन करेंगे तो बहुत मेजर जंप हो गया था पैसेंजर प्लेन के कॉस्ट में, कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन बढ़ गया था। लेकिन अब यकायक एयर स्पेस को फ्री कर दिया गया, पैसेंजर फ्लाइट्स जाने लगे। और जैसे ही अमेरिका को यह खबर मिली कि ईरान, सऊदी और यूनाइटेड अरब अमीरात दोनों पर हमला कर सकता है और उनका जो तेल का निशाना है उसको खतरे में पड़ गया है, तो उन्होंने फौरन क्या किया मित्रों, अपने आप को थोड़ा सा पजामे में रख लिया। करेगा क्या कहना मुश्किल है, वो डीप स्टेट प्लानिंग कर रहा होगा। अब जो तीसरा डेवलपमेंट है मित्रों, वो ये है कि सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब अमीरात के बीच में टसल शुरू हो गया। इसके बारे में मैं एक दिन आपको बताया हूं, यमन को लेकर के इस दोनों के बीच में तकरार शुरू हो गया है। और चौथा डेवलपमेंट यह है कि सऊदी अरब, टर्की और ये जो ढोल बजना आपका पड़ोसी है पाकिस्तान, ये सब मिलकर के एक अलग नाटो बना रहा है। नाटो जैसा एक सामरिक गठबंधन कर रहा है और उसको लीड करने के लिए टर्की का खलीफा आ रहा है। और मैंने आपको बहुत पहले बताया हुआ है कि ये पूरी प्लानिंग MI6 की है, कि ईरान इन लोगों की बात को नहीं मानता है, टर्की हमारी बात को मान सकता है, तो टर्की को लीड कराओ।
मतलब पूरे ये मिडिल ईस्ट को युद्ध में झोंक डालो और ये खुद ही मर जाएगा। बस इसको हवा दे दो, इसको इसके फैनेटिसिज्म को आगे बढ़ा दो। तो टर्की में जिस तरह से एर्दगन का शासन लगातार बढ़ते जा रहा है, एर्दगन कंप्लीटली एक फैनेटिक मुस्लिम लीडर के रूप में आया है और उसको सपोर्ट किया है इस ब्रिटिश ने, इंग्लैंड ने सपोर्ट किया है। इंग्लैंड का जो खुफिया एजेंसी MI6 लगातार काम कर रहा था एर्दगन के ऊपर, क्योंकि MI6 का जो चीफ था वो पहले क्या था, एम्बेसडर था इंग्लैंड का टर्की में। तो टर्की में वो सारी गोटी फिट करके चला गया है और इसीलिए भारत में बड़ा बवाल मचा हुआ है कि इंडिगो एयरलाइंस ने टर्किश एयरलाइंस के साथ कोलैबोरेशन क्यों किया है। क्या इसमें किसी डीप स्टेट की कोई भूमिका है? एयरलाइंस का इस तरह से कोलैबोरेट करना, वो भी टर्किश एयरलाइंस से। और अभी हाल ही में मेरे एक मित्र फ्लाई कर रहे थे स्वीडन, वो 16 से 18 घंटा तक इस्तांबुल एयरपोर्ट पे स्टक हो गए, क्यू में खड़े रहे। और उसका कारण यह हुआ कि भारत का जो इंडिगो एयरलाइंस था, उसका जो फ्लाइट है वो 3 घंटा डिले हो गया, जो कि बदल जाता है टर्किश एयरलाइन में कन्वर्ट हो जाता है और फिर वहां से टर्किश एयरलाइंस की फ्लाइट थी जो स्वीडन तक जा रही थी। तो इधर टर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरबिया, इनका एक घालमेल चल रहा है। इससे अधिक एक छठा डेवलपमेंट हो गया मित्रों। छठा डेवलपमेंट ये हुआ, ये मौलाना मुनीर और शहबाज शरीफ जो रेयर अर्थ हैं, जो मिनरल्स हैं, इसका एक पैकेट बना के गए थे बेचने के लिए डोनाल्ड ट्रंप के पास कि आ जाओ, आप तो व्यापारी हो, ये मैंने आपके लिए खजाना खोल दिया, आइए यहां पर एक्सकवेशन कीजिए और ले जाइए रेयर अर्थ। का बहुत अच्छी बात है, आ जाओ आ जाओ। अपना क्रिप्टो का अड्डा बनाना चाह रहा था डोनाल्ड ट्रंप, अपने बेटे को भी भेजा था। लेकिन ये सब बात होती रही, यकायक अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन ने एक फरमान सुना दिया। फरमान क्या है? फरमान है कि पाकिस्तान का नागरिक अमेरिका नहीं जाएगा। भारत के आसपास के 6 देशों के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया अमेरिका ने। मतलब पाकिस्तान के पासपोर्ट हो गए जीरो। पाकिस्तानी नागरिक के लिए अमेरिका अप्लाई करना प्रतिबंधित हो गया। बांग्लादेश के लिए भी किया, नेपाल के लिए भी किया, भूटान के लिए भी किया, श्रीलंका के भी किया। ये पांचों 6 जितने भारत के नेबरिंग स्टेट्स है ना, सबको कर दिया। लेकिन भारत को प्रतिबंधित करने की हिम्मत नहीं हुई। इसको कहते हैं ताकत। हालांकि इस बीच में एक दो डेवलपमेंट है जिस पर मुझे लगता है अब ये डिप्लोमेसी कहिए। अब चाबहार जो पोर्ट था, वहां से भारत ने अपना ऑपरेशन वापस कर लिया, ईरान का चाबहार में वापस कर लिया। इस पर अमेरिकी दबाव बना रहा था। रसिया से तेल नहीं खरीदना है, दबाव बना रहा था, भारत ने रोक दिया है। वेनेजुएला से तेल खरीदना है, भारत तैयार हो गया है। ये सारी बातें हो रही हैं। अब ये तात्कालिक डिप्लोमेसी है या मोदी ने सरेंडर कर दिया, ये कह सकते हैं आप। लेकिन मेरा मानना है कि एक पागल व्यक्ति के साथ लड़ाई नहीं की जा सकती है। तत्काल अगर एक कदम पीछे हट करके, शेर अगर एक कदम पीछे हटता है तो लंबी छलांग लेता है। हो सकता है कि मोदी एक कदम पीछे हट रहा हो लंबी छलांग के लिए, और इस सब का आइडिया मोदी को हो, और मोदी ने वो मार दी है जिससे पाकिस्तानी को होश नहीं हो रहा है। अब पाकिस्तानी न सिर्फ बुरा भला कह रहे हैं, बल्कि वो इस तरह की बद्दुआ दे रहे हैं मौलाना मुनीर को और शहबाज शरीफ को। ये जो लेडी मरियम के जो दोस्त हैं मौलाना मुनीर, उनको मीम बन रहे हैं बहुत ज्यादा कि ये लेडी मरियम को लेकर के ये ख्वाब रचाया था कि ये अमेरिका जाएगा, लेकिन ये अमेरिका जा नहीं पाया। अब प्रतिबंध लगा दिया है। अमेरिका भी कमाल का देश है। पाकिस्तानी जनता को अमेरिका की यात्रा नहीं कर सकते, बांग्लादेश की जनता अमेरिका की यात्रा नहीं कर सकते, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव, ये सब जो छोटे छोटे देश हैं, किसी देश के नागरिक अब अमेरिका की यात्रा नहीं कर सकते, प्रतिबंध लगा दिया। लेकिन कल ही एक इनविटेशन आ गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। क्या है इनविटेशन साहब?
इनविटेशन है कि गाजा के मुद्दे पर जो एक पीस बोर्ड हमने बनाया है, he wants to invite Mr. Modi in that board. अब उस बोर्ड में क्या खेल है साहब? गाजा पीस के लिए एक बोर्ड बनाया उन्होंने, 50-56 देश हैं शायद उसमें। उसमें एक पीस बोर्ड में भारत को भी आमंत्रित कर रहा है, लेकिन उस पीस बोर्ड में पाकिस्तान को भी रखा है। मैं हैरान हूं। तो अब ये से इस अमेरिकन के बारे में आपका क्या ख्याल होगा? क्या कहेंगे आप? एक तरफ तो इनका एडमिनिस्ट्रेशन पाकिस्तानी जनता को अमेरिका जाने पर प्रतिबंध लगाता है और फिर पीस बोर्ड में पाकिस्तान को बुला लेता है मीटिंग के लिए। जब आप पाकिस्तानी जनता के ऊपर प्रतिबंध लगाते हैं, इसका मतलब है कि आपने पाकिस्तान को रोग स्टेट मान लिया। वो पीस का स्टेट तो है ही नहीं। बांग्लादेश को रोग स्टेट मान लिया। क्यों आपने प्रतिबंध लगाया? व्हाट वाज द नीड? तो नीड क्या है? इसका सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस यह है कि आपने स्वीकार कर लिया कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोग पीस लविंग नहीं हैं। तो जहां की जनता ही पीस लविंग नहीं है, वहां गाजा के मुद्दे पर पीस में सहयोग देने के लिए पाकिस्तान क्या गुल खिलाएगा साहब? क्या करेगा पाकिस्तान? मतलब अजीब स्थिति है पाकिस्तानी डीप स्टेट की, अमेरिकी डीप स्टेट की। वो चाहता क्या है? क्या कह रहा है? बड़े बड़े फिलोसोफर अभी जो अमेरिका की डीप स्टेट जिस तरह से निर्णय ले रहा है और जिस तरह की बातें कर रहा है, उससे दुनिया भर के फिलोसोफर, जियोपॉलिटिक्स के जानकार कह रहे हैं कि यह पागलपना के अलावा कुछ भी नहीं है। और एंड ऑफ द डे अमेरिका विल बी कंप्लीटली स्टैंड अलोन। और उसका रास्ता दो डेवलपमेंट ने कर दिया। एक तो कनाडा पहुंच गया चाइना के पास, रशिया इधर पहले से ही घात खाए बैठे हुए हैं, साउथ अफ्रीका, ब्राजील पहले से इनके खिलाफ खड़ा हुआ है, जो G20 का देश है। तो साउथ अफ्रीका अलग खड़ा है, जो ब्रिक्स जिसको आप कहते हैं, ब्रिक्स का जो है देश है। तो ब्रिक्स में भारत, रशिया, चाइना, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, ये सब इनके खिलाफ खड़े हुए हैं। यूरोपियन यूनियन, अभी जर्मन चांसलर भारत से गए हैं लौट करके। फ्रांस के साथ जो सबसे बड़ा डेवलपमेंट है मित्रों, ये बहुत जानना जरूरी है, 114 रफाल का डील फाइनल हो गया। और भारत की जो डिफेंस कमिटी है ऑन सिक्योरिटी और जो प्रोक्योरमेंट कमिटी है, उन्होंने डील को ओके कह दिया है। 114 रफाल, फ्रांसीसी रफाल अपने यहां आएगा। और यह भी बात हो रही है कि इंडिजिनस उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडिजिनस प्रोडक्शन भी होगा और हम ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी करेंगे। तो फ्रांस, जर्मनी, इटली, ये सभी बहुत सारे मुद्दों पर ट्रांसफर और टेक्नोलॉजी की भी डील हो रही है। तो मैं तो समझता हूं कि ये ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज है मित्रों। ये ट्रंप का ब्लेसिंग हो रहा है भारत के ऊपर। वो जिस तरह से पूरी दुनिया में उथल पुथल मचाए हुए है, उसका लाभ भारत को मिल रहा है। भारत अब अपना रिसर्च इनोवेशन में दिमाग लगाएगा, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के लिए भारत काम करेगा। और वो दिन अब दूर नहीं है। अब ये क्या हुआ? बाय हुक एंड क्रुक हुआ, बाय इमरजेंसी हुआ, लेकिन हुआ। भारत इस रास्ते पर लौट रहा है। वरना मनमोहन सिंह के तरह तो आप पिछलग्गू बने रहते, न्यूक्लियर डील पर साइन करना है तो साइन करना है। अभी अमेरिका कह रहा है कि एक साइन कर लो, हमारे एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के लिए अपना तुम बाजार खोल दो। भारत कह रहा है नहीं, हम अपने किसानों की हत्या नहीं कर सकते, हम अपने किसानों के खिलाफ नहीं जा सकते। तुम्हारे लिए, तुम्हारा प्रोडक्ट के लिए बाजार खोल देंगे तो हमारा किसान कहां जाएगा बेचने के लिए? ये नहीं चलेगा। और उनकी यही कोशिश है कि भारत एक बहुत बड़ा बाजार है। अमेरिकन पॉपुलेशन में आप टोटल अगर आप कहें तो मुश्किल से 57-58 लाख लोग हैं जो कृषि पर डिपेंडेंट है अमेरिका में। मतलब कंप्लीट इंडस्ट्रियलाइजेशन है और सर्विस सेक्टर्स का है, टेक्नोलॉजी है, सब में लगे हुए हैं लोग। एग्रीकल्चर पर उनका डिपेंडेंस बहुत कम है, लेकिन एग्रीकल्चरल लैंड उनके पास है। अब उसका प्रोड्यूस जो चाहते हैं, बाजार ढूंढे। बाजार कौन है? भारत सबसे बड़ा बाजार है। यही उनकी चाल चल रही है और भारत इस बात को समझ रहा है। फर्ज कीजिए आज मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री होते तो क्या होता? ये कहा जाता कि अरे अमेरिका से आ रहा बढ़िया बढ़िया प्रोडक्ट, लीजिए, खाइए, बनाइए, एक से एक चीज आ रहा है। अमेरिकी मैंगो, अमेरिकी एप्पल, अमेरिकी ये, अमेरिकी वो, पता नहीं क्या क्या। अमेरिकी दाल से लेके गेहूं से लेकर तमाम चीज आप खाते रहते।
और हमारा गेहूं, हमारा प्याज, हमारा दाल सब सड़ते रहता। मोदी ने यहां पर झंडा थाम लिया। मोदी ने कहा नो, ये समझौता हम नहीं करेंगे। नहीं किया मोदी ने, और मोदी कोई प्रतिक्रिया भी नहीं दे रहा है। मोदी अनायास ही जाकर के कुछ भी बोले जा रहे हैं ट्रंप, मोदी कुछ नहीं बोल रहे हैं। कह रहे हैं कि मोदी wanted to make me happy, even then मोदी did not reply। मोदी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, मोदी चुप रहे। और इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स इतनी तेजी से बदल रहा है कि 12,000 मौत होने के बाद भी खमेनेई ने कहा कि हम तुम्हें देख लेंगे। और चाइना रसिया के वॉरशिप के साथ ईरान का वॉरशिप पहुंच गया साउथ अफ्रीका के अटलांटिक महासागर में, और साउथ अफ्रीका उनके लिए वेलकम कर दिया। तो ईरान ने हिम्मत दिखाई, ईरान को हिम्मत दिखानी भी चाहिए। एक बात ध्यान रखिए, बीइंग इस्लामिक स्टेट, ईरान कभी भारत के विरोध में खड़ा नहीं हुआ, कभी नहीं। ईरान ने कभी पाकिस्तान का समर्थन नहीं किया। ईरान से भारत के ऐतिहासिक ऐतिहासिक और एंथ्रोपोलॉजिकल रिश्ते हैं। इसलिए ईरान में यह बात सही है कि वो कट्टरपंथ के खिलाफ वहां पर एक बगावत है, जिसको लेकर के हमारे यहां भी लोग खुशी मना रहे हैं कि कट्टरपंथ के खिलाफ हो रहा है। बिल्कुल ठीक बात है, कट्टरपंथ के खिलाफ आंदोलन होना चाहिए, लेकिन ये वहां का स्टेट तय करेगा। अमेरिका को कौन दे रहा है इसकी इजाजत की इसके खिलाफ तुम दरोगा बन जाओ? मैत्रीपूर्ण तरीके से बात हो सकती है। अगर वाकई में खमेनेई वहां पर ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन कर रहे हैं तो उसके लिए यूएन में बैठक हो सकती है, लेकिन यूएन को तो आपने उठा के समंदर में फेंक दिया। यूएन इज नॉट ए क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशन एनीमोर। यूएन लॉस्ट इट्स ऑल क्रेडिबिलिटी। यूएनओ अब कंप्लीट डिसफंक्शनल है, इट इज नॉट फंक्शनल, क्योंकि यूएनओ के सारे चार्टर की अमेरिका ने अवहेलना कर दी। सारे कानून को, कोई जेनेवा कन्वेंशन नहीं, कोई यूएन चार्टर नहीं, कुछ नहीं, सब खत्म। तो जब आपने ही उस यूएन, उस बॉडी को खत्म कर दिया है, तो आप जो मर्जी कर लें, तो आपकी मर्जी के खिलाफ तो दुनिया खड़ी होगी। तो यूरोपियन यूनियन भी खड़ा हो रहा है मित्रों। चाइना, रसिया एक साथ खड़े थे ही, भारत, ब्राजील और साउथ अफ्रीका भी हैं। हालांकि भारत इस बीच में थोड़ा सा वणिक भाव लगा रहा है, जो वैश्य दिमाग है वो चल रहा है। ये कभी कभी नहीं, हम इधर भी नहीं हैं, हम उधर भी नहीं हैं, हम साइड ले लेंगे तो हमारा नुकसान हो जाएंगे, तो थोड़ा पीछे भी हट रहा है। अच्छी बात है, ये डिप्लोमेसी अच्छी है, चलाइए। लेकिन इस अमेरिका के सामने अगर आप सोच रहे हैं कि डिप्लोमेसी के सहारे काम कर लेंगे, तो ये काम आपका कामयाब नहीं होगा। इस डिप्लोमेसी में आपको थोड़ा परिवर्तन करना पड़ेगा, और आप परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। क्या आप डिप्लोमेसी करना पड़ेगा? आप जैसे कनाडा ने लिया, आप भी गए थे, संघाई गए, जापान होते हुए संघाई गए, और जब वहां से लौट करके आए तो आपने कहा कि मैं लौट के आ गया, इसकी खुशी है कि मैं गया, इसकी खुशी है। और इस पर मैंने डिटेल से कार्यक्रम किया था कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर खतरा था, और भारतीय खुफिया एजेंसी ने समय रहते उस खतरे को भांप करके बड़ा काम किया था। तो कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी कनाडा की तरह आपको ताकत लगानी पड़ेगी, आपको हिम्मत दिखानी पड़ेगी। आज कनाडा ने कर दिया, एक छोटा स्टेट, 4 करोड़ आबादी, लेकिन क्षेत्रफल में बड़ा विशाल। लेकिन कनाडा ने यह ताकत दिखा दिया। कनाडा ने कहा कि नहीं, हम आपकी हेजेमनी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। ग्रीनलैंड में जनता सड़कों पर हैं और वो कह रहे हैं कि हम डेनमार्क के साथ रहना पसंद करेंगे, यूरोपियन यूनियन के साथ रहना पसंद करेंगे, लेकिन अमेरिका के साथ नहीं जाएंगे। अब ये ग्रीनलैंड को तो भारत नहीं कुछ कह रहा है, भारत तो कुछ नहीं कह रहा है ना, लेकिन ग्रीनलैंड वाले विरोध कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में डेनमार्क और ग्रीनलैंड जैसा छोटा देश जब आपके खिलाफ खड़ा हो गया हो, हालांकि आप उसको खरीदना चाहते हैं, $10,000 दे दें, $1,00,000 दे दें, या आपका जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है वो कैलकुलेशन में लगा हुआ है कि 57,000 पॉपुलेशन को कैसे क्या किया जाए, जबरदस्ती पकड़ा जाए या उसको खरीद लिया जाए, कुछ भी कह रहे हैं। पिछले दिनों जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है, जिसमें ग्रीनलैंड के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो गए हैं अमेरिका, और वहां जो उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देखते तो आपको बहुत दया आती।
कि देखिए ये 21वीं सदी में इस तरह का व्यवहार डोनाल्ड ट्रंप कर रहा है, मतलब स्लेव बना रहा है, खरीद रहा है वहाँ के लोगों को। खैर, कनाडा और चीन के आने से, ईरान के ताल ठोकने से और ये जो नया डेवलपमेंट इधर हो रहा है सऊदी अरब और टर्की और पाकिस्तान का, इस पर भारत को बहुत मजबूती से नजर रखना पड़ेगा क्योंकि यूएई के साथ भारत के रिश्ते बहुत अच्छे हैं। सऊदी के भी साथ अच्छे रिश्ते थे, लेकिन यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ जो भारत के रिश्ते हैं वो काफी अच्छे रहे हैं मित्र, काफी अच्छे रहे हैं। इसलिए यूएई के साथ रिश्ते को ध्यान में रखते हुए सऊदी और टर्की और पाकिस्तान का कोई अगर ट्रायंगल बनता है तो उसको काउंटर कैसे किया जाए, इस पर भारत को सोचना है। लेकिन एक बात तो तय है कि चीन और कनाडा ने डोनाल्ड ट्रंप की हैकड़ी ठीक कर दी है और खमेनेई के ताल ठोकने से भारत को भी एक शक्ति मिली है। अब पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही होगी, मोदी भी दुनिया की तरफ देख रहे हैं। तो इंतजार कीजिए नए डेवलपमेंट का। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।